एंड वेलकम बैक। एक्चुअली मेंडल ने पी प्लांट तो पढ़ा, लेकिन पी प्लांट के प्लियोट्रोपिज्म को वो पढ़ना भूल गया। यानी जो प्लियोट्रोपी है दैट इज अ पोस्ट मेंडलिज्म कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या। मेंडल भैया को लगता था कि वन जीन कैन कंट्रोल ओनली वन कैरेक्टर, यानी एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को रेगुलेट करता नहीं था। मतलब इस डायरेक्शन में बेचारे ने कभी सोचा ही नहीं, जितना किया वो ही काफ़ी है वैसे तो। लेकिन फिर बाद में जब लोगों ने और मेंडलिज्म के बारे में और जीन इन सब की स्टडी के बारे में पढ़ने की कोशिश की, तो पता चला कि जो एक जीन होता है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को रेगुलेट कर सकता है। जैसे सिंगल जीन होगा वो आपके हेयर कलर और स्किन कलर को साथ में रेगुलेट कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली दिस कंसेप्ट जहाँ पे एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, इसको हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। और ये कंसेप्ट सबसे पहले पी प्लांट में ही नोटिस हुआ। सो लेट्स टेक अ जीन से जीन बी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, करेक्ट। तो आपको कैपिटल बी और स्मॉल बी मिला। अब इनिशियली क्या लगता था कि ये जो जीन है ना वो ग्रैन्यूल कितना बड़ा होने वाला है, आपका जो पी प्लांट का पी सीड है वो कितना बड़ा होगा या छोटा होगा, वो ये वो ये जीन डिटरमाइन करेगा। सो सीधी सी बात है, पी प्लांट है तो लॉ ऑफ डोमिनेशन चलेगा। तो हमको तीन तरीके के कंडीशंस मिलेंगे। अब कैपिटल बी रहेगा, डोमिनेंस दिखेगा, यानी यहाँ पे देयर विल बी लार्ज ग्रैन्यूल विच इज प्रेजेंट। फिर आता है कैपिटल बी स्मॉल बी, लेकिन कैपिटल बी प्रेजेंट है तो वापस से लॉ ऑफ डोमिनेशन चलेगा, यानी जो स्मॉल बी है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। सो द फिनोटाइप हियर इज गोइंग टू बी अगेन अ लार्ज ग्रैन्यूल। लेकिन जब स्मॉल बी है, ये दोनों रेसेसिव है जो एक दूसरे के प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस करेंगे। सो जो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा ऑफ द फिनोटाइप दैट विल बी दैट ऑफ अ स्मॉल ग्रैन्यूल। समझ आई यहाँ तक बात? पर फिर पता चला कि ये जो लार्ज और स्मॉल ग्रैन्यूल है उनके साथ साथ आपका जो शेप है आपके ग्रैन्यूल का, आपके सील का, वो भी चेंज हो रहा है। तो फिर हमने स्टडी किया कि हाँ यार, एक सिंगल जीन दो कैरेक्टर रेगुलेट कर रही है। हमने ऑब्जर्व किया कि अगर कैपिटल बी है तो हमारा जो सीड है या फिर हमारा जो ग्रैन्यूल है वो बेसिकली राउंड है। सिमिलरली जब कैपिटल बी स्मॉल बी है, हमने सोचा था कि यार देखो ये राउंड ही रहना चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ हमको इंटरमीडिएट ग्रैन्यूल मिला है, समझा। तो यहाँ पे जो कैपिटल डी था वो लार्ज ग्रैन्यूल और राउंड ग्रैन्यूल दिया। यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेंसी थी जो कैपिटल बी स्मॉल बी वो लार्ज ग्रैन्यूल दे, लेकिन उसने लार्ज नहीं दिया, उसने इंटरमीडिएट ग्रैन्यूल दिया और साथ में राउंड ग्रैन्यूल दिया, यानी और जो लास्ट वाला है उसमें हमको रिंकल्ड ग्रैन्यूल मिला। तो देखो कुछ तो गड़बड़ है ना। अब ये गड़बड़ को समझते हैं। देखो कैपिटल बी और स्मॉल बी जब होमोजाइगस कंडीशन है तो लार्ज और स्मॉल है, राउंड और रिंकल्ड है, वहाँ तकलीफ नहीं है। तकलीफ है जहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी है, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है। जब हेटेरोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है, जब शेप की बात हो रही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिख रहा है। लेकिन जब साइज की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो जो साइंटिस्ट थे उनका तो दिमाग ही घूम गया। सेम अलील है, एक कैरेक्टर के लिए लॉ ऑफ डोमिनेंस बता रहा है, एक कैरेक्टर के लिए लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस बता रहा है। ये क्या है? इसका गाइस ये मतलब है कि आप कभी भी कोई भी अलील को डायरेक्टली डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं कह सकते हो। आपको हमेशा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट कैरेक्टर आर यू ट्राइंग टू स्पीक अबाउट, उस रिस्पेक्ट में वो अलील को जज करना है। यानी यहाँ पे अगर हम कैपिटल बी और स्मॉल बी अलील्स की बात करते हैं तो हम कहेंगे दैट कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी फॉर शेप, राउंड रिंकल्ड के लिए लॉ ऑफ डोमिनेशन चल रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू साइज, कैपिटल बी इज नॉट डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी। तो आज के बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम समझे वो ये है कि ऑलवेज डोमिनेंट एंड रेसेसिवनेस ऑफ अ allele will depend on what? It will depend on the character. समझ आई बात? एंड अगर एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को रेगुलेट करता है सो दैट इज कॉल्ड एज
प्लियोट्रोपिज्म। तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना। लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन।